ऑफ यू केमिस्ट्री हिंदी मीडियम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कल पढ़ चुके थे जो संगणना विक्रिया दो देख रहे थे और संगणना विक्रियाओं में हमने दो विक्रियाएं पढ़ ली थी और तीसरी विक्रिया जो है वो हम पढ़ रहे थे। वो फिनोल्फ्थेलिन रंजक जो है इंडिकेटर जो है सूचक जो है वो विचलन कैसे करते हैं वो संगणन के थ्रू हम देख रहे थे। बिस्फिनोल ए बना लिया था, पैरा हाइड्रोक्सी बना लिया था हमने। इस प्रकार से हमने दो संगणना विक्रियाएं कर ली थी और तीसरी संगणना विक्रिया हम लिख रहे थे। तीसरी संगणना विक्रिया में हमने जो थैलिक अनहाइड्राइड है उसके साथ अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो तीसरी हेडिंग हम रख रहे हैं थैलिक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया ये हम आज पढ़ रहे हैं। थैलिक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एक बार थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसका। थैलिक एसिड बनाता हूं पहले, इसी में मैं करेक्शन करते हुए बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब ऑर्थो पोजीशन पर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड थैलिक एसिड कहलाता है। अल्फा पोजीशन पर है इसलिए निकटवर्ती भी है और इसे हम गर्म करेंगे तो अनहाइड्राइड बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से निकाल देंगे तो अनहाइड्राइड बन जाएगा। मैं ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ और इसमें जो ऑक्सीजन थी वो इसके बीच में जोड़ रहा हूँ। ये अनहाइड्राइड हो गया, ये हमारा अनहाइड्राइड हो गया। स्ट्रक्चरली मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस प्रकार से भी हम इसे देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं फिनोल के साथ तो उस कंडीशन में इसका कंडेंसेशन करवाएं। कंसंट्रेट H2SO4 जो एक निर्जलीय कारक है और कंडेंसेशन होगा जिसमें जो निकलने वाला सरल अणु H2O है उसे ये निष्कासित कर देगा। तो हम फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन यदि हम करवाते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये फिनोल लिया हमने, इसका पैरा हाइड्रोजन है, ये दूसरा फिनोल मॉलिक्यूल लिया हमने, इसका पैरा हाइड्रोजन है। ये दोनों पैरा हाइड्रोजन हमने देख लिए। रिएक्शन करवाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, H2O निकल जाएगा -H2O। दोबारा देख लें, हम पढ़ रहे थैलिक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। थैलिक अनहाइड्राइड ये है, थैलिक अम्ल जो था उससे हमने H2O निकाल दिया तो थैलिक अनहाइड्राइड बन गया। इसका नाम है थैलिक अनहाइड्राइड। थैलिक अनहाइड्राइड की क्रिया जब हम फिनोल से करवाते हैं तो फिनोल का जो पैरा हाइड्रोजन है वो रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट करता, भाग लेता है और H2O निकल जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 जो एक निर्जलीय कारक है H2O के निष्कासन के लिए आसान कर देता है, आसानी से H2O का निष्कासन कर देता है। इस प्रकार से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास फिनोल्फ्थेलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आप सभी इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें।
ये हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ फिनोक्सिलिन। बुक वगैरह में छोटी मोटी जो गलतियां हमने आप ठीक कर ली, आपको वैसे समझ में आ जाएंगी कि गलतियां हैं। फिनोक्सिलिन का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। इसका नाम है, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम है फिनोक्सिलिन। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल की अभिक्रिया से फिनोक्सिलिन बनता है और इसे आप प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट 2-3 बार बना करके देखें और थैलिक एनहाइड्राइड क्या है इसे समझें अच्छे से, थैलिक एसिड से, और इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो रिपीट कर लें, यदि आपको कोई दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को आप स्टॉप करके देख लेना पीछे। अब देखिए थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया जो हमने देखी। फोर्थ जो है वो हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर हम, आप ध्यान दें, हम लोग ये देखेंगे कि हम हेडिंग तो रख रहे थे कि हमारी अभिक्रियाएं जो थी वो तो थी संघनन अभिक्रियाएं, लेकिन यहाँ पर हम पहले योगात्मक अभिक्रिया करवाएंगे और बाद में संघनन अभिक्रिया से बैकेलाइट बनता है। पहले योगात्मक अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बेंजील एल्कोहल जो है वो बनता है और उसके बाद बैकेलाइट में वो संघनन के थ्रू बनता है, कंडेंसेशन के थ्रू बन जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया जो है वो हम देखते हैं। इसमें आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेंजीन की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए चाहे CH2 O लिख लीजिए डबल बॉन्ड लगा करके। यह अभिक्रिया तनु अम्ल अथवा तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु अम्ल अथवा तनु क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। कोई एक ले लीजिए इसमें से। अभिक्रिया करवाते हैं तो डबल बॉन्ड पर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है और वाला पोजीशन जो ये बॉन्ड हो सकता है अथवा इनमें से कोई एक बॉन्ड जो है वो हो सकता है अथवा ये हो सकता है। तो प्रोडक्ट्स दोनों को इस प्रकार से देखिए। CH2OH प्लस CH2OH। अब आप देखें ये था हमारे पास फिनोल। पहले योगात्मक अभिक्रिया होगी, बाद में ये आगे कंडेंसेशन अभिक्रिया देंगे, इसलिए हम इसे संघनन अभिक्रिया में लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा और CH2 बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा। इसका नाम होगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। ध्यान देना, वो हटा दो तो बेंजील एल्कोहल है और ये जो जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पर तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। दूसरा इसका नाम लिखिए तो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। यदि हम ये देखें तो ये पैरा पोजीशन जो है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के कारण यदि इसे हटा दें तो बेंजील एल्कोहल और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, दोनों हमारे पास फॉर्मेशन हो गया इन दोनों का। तो ये आप ध्यान दें। अब ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल है, यह संघनन के द्वारा
संघनन के द्वारा संघनन की क्रिया करेंगे और बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर देंगे, बेकेलाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। ये है और साथ में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कुछ और भी मात्रा में आ सकता है, उपस्थित हो सकता है। ये आपस में अभिक्रियाएं करके संघनन अभिक्रियाएं करेंगे और संघनन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये बेकेलाइट का फॉर्मेशन करेंगे। इसका बेकेलाइट बेकेलाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ये बेकेलाइट क्या होता है ये देखिए, इस एक बार आप इस रिएक्शन को यहाँ तक अच्छे से स्टडी कर लीजिए क्योंकि बड़ी स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं अब इसे आगे बिठाऊंगा। देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ लीजिए। पैरा हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल दोनों वो बनते हैं तनु अम्ल अर्थात क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ योगात्मक क्रिया से। अब आगे संघनन होगा और संघनन से बेकेलाइट बनेगा। ये आपके पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर जो बहुलक वाला रिलेशन है उसमें भी आएगा। कौन से रिलेशन में आएगा? बहुलक वाले रिलेशन में। अब मैं बेकेलाइट बना रहा हूँ जो इनसे बना है, जो इनके कंडेंसेशन या संघनन से बना है वो हम देखते हैं। वो ये बना है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का OH और इसका जो H है वो निकल गया था, पैरा H जो है वो, और उसके बाद ये दोनों जुड़ गए। अब ऑर्थो वाली कंडीशन में उस पर क्या होगा? इसकी जो ऑर्थो कंडीशन है उस पर CH2 जो है वो था, वो इसके थ्रू, इसकी ऑर्थो कंडीशन जो है उस पर CH2 है और इसके थ्रू ये आगे जो है उनमें बहुलकीकरण इसका हो जाएगा OH अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और ऐसे ही आगे जुड़ते जाएंगे। ऐसे ही इसमें पीछे जो है वो जुड़ते जाते, पीछे वाले को ऐसे कर देते, आगे वाले को CH2 और ऐसे बना देते हैं। ये पीछे ऐसे ही जुड़ता जाएगा और CH2 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इसका जो नेम है वो है बेकेलाइट, ठीक है। ये बेकेलाइट सी हम चाहे तो लगा भी सकते हैं बेकेलाइट में और छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेकेलाइट का फॉर्मेशन ये होता है, ये बहुलकीकरण अभिक्रिया है। ये हमारे पास जो एकलक इकाइयां थी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, वो संघनन के द्वारा इस प्रकार से एक योग उत्पाद बना लेती हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन बीच में CH2 एक्स्ट्रा भी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और ऐसे ये आगे से आगे बढ़ती जाती हैं और ये एक बहुलक या पॉलीमर है। बहुलक कह सकते हैं, इसे पॉलीमर कह सकते हैं। ऐसे पॉलीमर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। बेकेलाइट का यूज तापदृढ़ बहुलक है और ये हमारे जो स्विच वगैरह है ये बनाने में काम में लिया जाता है बेकेलाइट। तो इसे आप देख लें, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेकेलाइट की स्ट्रक्चर है और आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। आज वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, बार बार बनाना पड़ेगा, कैसे बना उसे समझना पड़ेगा। वीडियो को आपको बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ, क्या कुछ कैसे बताया था, अच्छे से पढ़ लें। इसके साथ ही संघनन अभिक्रियाएं जो है वो पूरी होगी। अब आपने देखा इसके यदि यूजेज देखें हम फिनोल के, तो फिनोल के यूजेज देखें तो अब भी मैंने आपको बताया है फिनोल के यूजेज में ही बेकेलाइट बहुलक बनाने में हो सकता है, सैलिसिलिक एसिड बनाने में हो सकता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने में हो सकता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हो सकता है और एस्प्रिन
जो मेडिसिन हमने बनाई थी उसके फॉर्मेशन में भी ये हो सकता है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को एसिटिन कहते हैं, जो आपको मैं पहले ही बना करके बता चुका हूँ कि यदि हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जो है वो पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिपीट कर दूँ। एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ करवा दें तो उस कंडीशन में एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनेगा OCOCH3। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है COOH, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो है वह एस्पिरिन जो है वह है एस्पिरिन, एक मेडिसिन है, औषध है, वह है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। हिंदी में भी लिखेंगे तो भी यही नेम आएंगे, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं तो भी सेम ही होंगे। और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ तो ये बनाने में, एस्पिरिन बनाने में भी काम में आ सकता है, एज एंटीसेप्टिक भी काम में आ सकता है, साबुन जो है वो बनाने में, कार्बोलिक सोप जो है वो बनाने में भी काम में आ सकता है। तो इसलिए बहुत सारी यूजेज हैं जो आपको लगभग जो रिएक्शंस वगैरह से प्रोडक्ट बने थे उसके हिसाब से भी आप बता सकते हो। तो ये आपको मैं समझाता हूँ और आप भी अच्छे से अब की बार आपको वीडियो जो हो 2-3 बार देखना पड़ेगा रिपीट करके, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अब हम इस लेसन के लास्ट पार्ट पर चलते हैं और वह है इथर। इथर जो है वह है, अब इथर है क्या एक्चुअल में मैं आपको बता दूं। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज होती है, 2 लोन पेयर होते हैं। यदि ये दोनों वैलेंसीज एल्किल ग्रुप से सैचुरेटेड है, एल्किल ग्रुप से, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों चेंज भी हो सकते हैं, तो ऐसे यदि ये सैचुरेटेड हो, संतृप्त हो, तो उस कंडीशन में दोनों एल्किल समूह से संतृप्त हो तो ऐसा जो यौगिक है वो कहलाता है इथर। ऐसा यौगिक जो है वो कहलाता है इथर। अब इसकी एग्जांपल में बताता हूँ आपको। ये दोनों CH3 ग्रुप हो सकते हैं, ये दोनों CH3 ग्रुप हो सकते हैं। तो इसे हम वाटर व्युत्पन्न या वाटर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो वो भी मान सकते हैं, या इसे हम वाटर सब्स्टिट्यूटेड भी मान सकते हैं, और साथ में हम इसे एल्कोहल जो उसका अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल में से H2 निकाल दो यही बनता है, और वाटर में दोनों हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप रख दो यही बनता है। तो इसे हम दोनों मेरी बात पर ध्यान दें, और यदि आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख करके इसे आप चेक करना कि यदि हम दोनों हाइड्रोजन रख दें तो ये वाटर हो जाएगा। यदि हम 2 एल्कोहल लेकर के उसमें से H2O निकाल दें, एक का OH और एक का H, तो एल्किल ग्रुप जो वो OH निकलने पर एल्किल ग्रुप जो है वो एल्कोक्सिल ग्रुप पर जुड़ जाएगा, और उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, इथर। तो इसको इथर को हम एल्कोहल का अनहाइड्राइड और जल जो है उसका व्युत्पन्न जो वो मान करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बातें जो वो भी आप ध्यान रखें, ये इथर है, ठीक है। अब यदि दोनों ग्रुप सेम हो, अब यदि दोनों ग्रुप सेम हो तो उस कंडीशन में इसे सममित इथर कहते हैं, सममित इथर। सममित इथर का दूसरा एग्जांपल जो है वह ये है C2H5। नोमेनक्लेचर में आपको इसका पहले बता चुका हूं, हल्का सा रिवीजन करेंगे हम जस्ट इसे समझने बाद, तो आप उस कंडीशन में भी इसे आसानी से नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा आपको। ये भी सममित इथर है, दोनों ग्रुप एथिलीन सेम हो तो सममित, और भिन्न भिन्न हो तो असममित। यदि दोनों सेम हो तो सममित, और दोनों भिन्न भिन्न हो तो असममित। असममित इथर की एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C2H5 दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं वो अलग हैं, तो इस कंडीशन में यह असममित या अनसिमेट्रिक हो जाएगा, असममित या
अनसिमेट्रिक हो जाएगा, अनसिमेट्रिक इथर हो जाएगा। ठीक है, तो इथर की टाइप थे। अब यहाँ पर फेनिल भी हो सकता है। एल्किल के साथ साथ यदि हम C6H5 फेनिल ग्रुप लें तो भी उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, इथर होगा आपका, और ये भी असममित इथर होगा, अनसिमेट्रिक इथर होगा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता देता हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर जो है वो है आज का, पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको 11th में पढ़ाया था, और अब आप इसे डिटेल से देख लीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। अब देखिए इनके जो इथर जो हैं, इनके जो जनरल नेम है वो दोनों एल्किल ग्रुप जो उनके नाम लिख लीजिए, दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं उनके नाम लिख लीजिए, डाई एल्किल इथर, डाई एल्किल इथर, इसका जनरल नेम हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम यदि हम देखें, इसका आईयूपीएसी नेम यदि हम देखें तो उस कंडीशन में छोटे ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लेते हुए इसे एल्कोक्सी, छोटे ग्रुप को प्रतिस्थापी मानते हुए, इसके साथ ऑक्सीजन लेते हुए उसे प्रतिस्थापी मानते हुए उसका पूरा नाम लगाते हैं एल्कोक्सी और बाकी का नाम लिख देते हैं एल्केन। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। जनरल नेम में दोनों एल्किल ग्रुप लिख दीजिए, डाई एल्किल इथर सेम है तब तो, डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली लिख करके दोनों एल्किल के नाम आगे लगा दीजिए। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है कि इथर का यदि हम जनरल नेम लिखते हैं तो दोनों सेम एल्किल ग्रुप तो डाई एल्किल इथर लिख दीजिए। यदि चेंज है, एक आर है एक आदेश है तो आप उन्हें अल्फाबेटिकली लिख करके आगे लगा दीजिए, जनरल नेम हो जाएगा जो आपको बताया हुआ है। आईयूपीएसी में छोटे एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन लेते हुए उसे एल्कोक्सी से लिखते हैं और ये एल्कोक्सी प्रतिस्थापी समूह है। छोटे एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन रखते हुए उसे प्रतिस्थापी मानते हुए नामकरण करते हैं आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी में नामकरण करते हैं और एल्कोक्सी को प्रतिस्थापी मानते हैं, उसकी स्थिति लिखते हुए और एल्केन का नाम लिख देते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एल्केन। एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। दोनों सेम हैं तो किसी भी एक को प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा, एक को मुख्य क्रियात्मक समूह है तो किसी भी एक को मानो, उसके साथ ऑक्सीजन लेकर के और आप उसे मेथोक्सी मतलब एल्कोक्सी से लिख दोगे और एक ही कार्बन है इसलिए मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी मेथिल। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा एथोक्सी एथिल और इसका अगले का नाम हो जाएगा मेथोक्सी एथिल। उससे अगले का नाम हो जाएगा मेथोक्सीबेंजीन। ये सब आईयूपीएसी नेम थे और आईयूपीएसी में इसका जो जनरल नेम है वो भी स्वीकृत है, जो है एनिसोल, जो क्या है एनिसोल। आईयूपीएसी में भी इसे स्वीकृत कर दिया है। अब ये थे एल्कोक्सी एल्केन से आईयूपीएसी में। अब हम जनरल नेम यदि हम इसका लिखें, सामान्य नाम, जनरल नेम मतलब सामान्य नाम, यदि हम इसका लिखें तो सामान्य नाम जो है वो दोनों एल्किल ग्रुप के नाम लिखेंगे, सेम हम तो डाई लगा दो, डाई मेथिल, सेम है तो डाई लगा दो, डाई मेथिल इथर, ये हो जाएगा डाई एथिल, इसका जनरल नेम डाई एथिल इथर। आपके पास सेम नहीं है तो इसका जनरल नेम लिखने के लिए अल्फाबेटिकली लिख दीजिए इसे एथिल मेथिल इथर, एथिल मेथिल इथर, और इसका जनरल नेम एनिसोल है जो आईयूपीएसी में भी स्वीकृत कर दिया गया। तो आप बहुत ही इजी वे में है, जनरल नेम में तो दोनों एल्किल ग्रुप के नाम लिखो, आगे इथर लगा दो,
दोनों एल्किल ग्रुप के नाम इतर आगे इतर लगा दो, जनरल नेम हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम में आप एक मुख्य कार्बन श्रृंखला चयनित कर लो, बड़े कार्बन ज्यादा कार्बन वाली, और बाकी को ऑक्सीजन को छोटे के साथ छोड़ दो, बराबर को किसी के भी साथ छोड़ दो, और उसे तो एल्कोक्सी से लिख दो और बाकी को एल्केन से लिख दीजिए। यदि पोजीशन चेंज होने की संभावना हो तो एल्कोक्सी की पोजीशन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CH3O CH CH3 CH3 ये है। तो अब मुख्य कार्बन श्रृंखला तो हमारे पास ये अपनी ज्यादा कार्बन वाला एल्किल जो हो, और दूसरा मेथॉक्सी हो गया, एल्कोक्सी हो गया, मतलब तो इसकी पोजीशन लगाते हुए, क्योंकि ये 1 पर भी हो सकता है और 2 पर भी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो हो जाएगा। जनरल नेम आइसोप्रोपिल ग्रुप है और मेथिल ग्रुप है, अल्टरनेटिवली लिख दीजिए इसका जनरल नेम आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। ये आपको ऐसे तैयार नहीं हो सकते, ये आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका आईयूपीएसी जनरल नेम नोमेनक्लेचर जो वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रही बात समझ में आने की, तो आप इसे वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लें, रोक रोक करके देख लें, जितना आ जाता है उतना कर लें, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं और आप इजी वे में नोमेनक्लेचर जो है वो समझ जाओ। सममित असममित सीधी सी बात है, समान हो तो सममित और समान नहीं हो तो उस कंडीशन में असममित। अब आप दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था, इन्हें हम एल्कोहल का व्युत्पन्न मान सकते हैं, एनाहाइड्राइड मान सकते हैं, और दूसरा वाटर जो है उसका व्युत्पन्न मान सकते हैं। मतलब जो वाटर है उसमें यदि दोनों हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह जोड़ दें तो ये जल का व्युत्पन्न हो जाएगा, वाटर डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से प्रैक्टिस मैच परफेक्ट, इसको आप थोड़ा सा परफेक्शन के लिए रिपीट कर लें, बार बार देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके व्युत्पन्न मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ईथर के पढ़ रहे हैं हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन या व्युत्पन्न की विधि। व्युत्पन्न की विधि, व्युत्पन्न की विधि। पहली विधि हम देखेंगे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला 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 में से एथेनॉल जो है उसका निर्जलीकरण करके बनाते हैं। प्रयोगशाला में इसे एथेनॉल के निर्जलीकरण से बनाते हैं। प्रयोगशाला में इसे एथेनॉल के निर्जलीकरण से बनाते हैं। कैसे करेंगे देखिए। इस विधि को जो प्रयोगशाला विधि है इसको विलियमसन अथवा विलियमसन सतत ईथरीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रयोगशाला में से एथेनॉल के निर्जलीकरण से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इसे, देखिए कैसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे इसे बनाया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, एथेनॉल जो है CH3 CH2 OH एथेनॉल जो है उसकी क्रिया H2SO4 से करवाते हैं।
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इससे करवाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 373 केल्विन पर जब ये क्रिया होती है तो इसमें से H2 वाटर जो है वो निकल जाता है -H2, बाकी जो हो जाता HSO4। ठीक है, ये हम माइनस लिख सकते हैं, इसे प्लस लिख सकते हैं। इस प्रकार से CH3CH2 प्लस HSO4 माइनस, इसका फॉर्मेशन हो गया H2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कैसे क्या होता है, इसके साथ यदि एथेनॉल की दोबारा से क्रिया करवाते हैं, एथेनॉल को अब दोबारा मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। OH मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से ये H2SO4 जो निकल गया, कब, जब हम इसे 413 केल्विन पर गर्म करेंगे तो H2SO4 जो है वो निकल जाएगा। और इसका नेम हो जाएगा एथोक्सिएट। इथर जो है उसका फॉर्मेशन हो गया है, प्लस H2SO4 वापस मिल गया, प्लस H2SO4 जो है वह हमें वापस मिल गया है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ इथर जो वो कर दिया, इथर का विघटन जो है वो कर दिया। प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाते हैं, एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से बनाते हैं, और एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराने के लिए 773 पर पहले H2 जो वो निकल जाता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो बन जाता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इथेनॉल के दूसरे अणु के साथ क्रिया करके वापस H2SO4 रिमूव करके और ईथर बना देता है। ये इसके लिए रिएक्शंस जो है वो है। ठीक है, अब ये रिएक्शंस जो आप ध्यान रखिए, और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वापस रिवर्स करके आपको दोबारा देखनी पड़ सकती है, तो इसे आप माइंड में भी रखिए। मैं बोलूंगा अभी आगे, अभी मैं आगे बार बार रिपीट करूंगा इसमें कि एथेनॉल जो है जो H2SO4 तो वो वापस प्राप्त हो जाता है, एथेनॉल जो वो इस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शंस माइंड में होनी चाहिए आपके। तो मैं दोबारा बोलूँ तब आपको ये दोनों रिएक्शंस ध्यान आ जानी चाहिए कि कैसे क्या कुछ होता है, तो आप ये रिएक्शंस अच्छे से दिमाग में बिठा ले। आगे मैं केवल बोलूंगा और आपके माइंड में सीधे सीधे बात आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक गोल पेली के क्लास में बारूद पर बर्नर लगा करके इसे सेट कर देते स्टैंड पर। मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दें इस पर, और एक बारूद का हमारे पास रख देते हैं। इस पर बिंदु पाती कीप लगा देते हैं जिसमें बूंद बूंद करके जो हमारे पास एथेनॉल जो आई 2:1 में एथेनॉल ETOH एथेनॉल प्लस H2SO4 देते। अब इसे गर्म करते 413 केल्विन पर, तो इसमें बनना शुरू हो जाता है क्या, ईथर। अब इस ईथर को, अब इस ईथर को आप शीतलक से H2 और यहां से H2 आउट, H2
बर्फ लगे पात्र में रिसीवर लेकर के रिसीवर लेकर के उसमें हम इस चित्र को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। दो अनुपात एक में इथेनॉल और H2SO4 लेते हैं बालूष्मक में गोल पेंटी के फ्लास्क में, और चूंकि कंज्यूम होता रहता है इथेनॉल, इसलिए इथेनॉल ऊपर से बिंदुपाती केप से डालते रहते हैं और अब इसे गर्म करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे पास जो इथेनॉल बनता है वो ऊपर से निकल इथर जो बनता है वो ऊपर से निकलता रहता है और उसे हम रिसीवर में प्राप्त कर लेते हैं इथर, और ये आपका ग्राह्य रिसीवर। अब हम इसे इस प्रकार से बनाते हैं। अब इसमें ये करना सावधानी जरूरत में पड़ेगी, वो ये है कि इथेनॉल जो है वो लगातार बूंद करके डालते रहते हैं। टाइमली हमें इसमें से H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी बदलते रहना पड़ता है, जिसके दो कारण हैं। पहला तो ये H2O बनता रहने के कारण ये डाइल्यूट हो जाता है। H2O बनता रहने के कारण H2SO4 तनु हो जाता है। H2O बनता रहेगा साथ के साथ, तो इथर जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तनु हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि एथेनॉल को ऑक्सीकृत करने में कुछ काम में आ जाता है। H2SO4 जो है ना वो ऑक्सीकारक भी है। H2SO4 क्या है, ऑक्सीकारक का तो खुद अपचयित हो जाता है किसमें, SO2 गैस में। क्या हो जाता है, अपचयित, खुद तो अपचयित हो जाता है SO2 गैस में, और जो एथेनॉल है उसे ऑक्सीकृत कर देता है इसमें एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह में, एसिटाल्डिहाइड वगैरह में, और खुद इसमें हो जाता है। तो इसकी अशुद्धि आ जाती है, SO2 की जो है उसमें अपचयित हो जाएगा, तो इसकी अशुद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये तो एथेनॉल जो है वो तो बूंद करके लगातार हम डालते रहेंगे इसमें, और साथ में दूसरा जो है आपने देखा H2SO4 जो है वो टाइमली चेंज करते रहेंगे। टाइमली चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो तनु हो जाता है वाटर मिक्स होने के कारण, वाटर जो है जल जो है वो उसमें मिल जाने के कारण। दूसरा ये डिकम्पोज भी होता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव एजेंट मतलब ऑक्सीकारक के रूप में काम में आता है और खुद अपचयित हो जाता है SO2। ठीक है, तो अब इस कारण से इसे भी बदलता रहना पड़ेगा। दूसरी बात जो है हमारे पास ग्राही में जो इथर प्राप्त हुआ वो प्योर नहीं। नेक्स्ट बात जो है वो यह है कि हमारे पास ग्राही में जो इथर प्राप्त हुआ है वो प्योर नहीं, तो फिर इम्प्योर है, तो इसमें इम्प्योरिटी कौन सी है, इम्प्योर है, तो इसमें इम्प्योरिटी जो है वो कौन सी है। तो इम्प्योरिटी जो है वो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इम्प्योरिटी जो है वो है हमारे पास एथेनॉल की, वाटर की, SO2 की, ये इम्प्योरिटी जो है वो हमारे पास इसमें होंगी, बन करके आएंगी, ये बात आप ध्यान रखिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना यह है कि इन इम्प्योरिटी जो है उनको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी नेचर SO2 मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक सल्फर का क्या है, सल्फर का ये है, सल्फर का यह है ऑक्साइड है, और सल्फर का यह ऑक्साइड जो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है तो क्षार NaOH के तनु विलयन में, क्षार NaOH के तनु विलयन में इसे घोल करके, इस SO2 को घोल करके। आप आज का वीडियो पूरा ही एक तरीके से देखें तो थोड़ा हार्ड है या थोड़ा समझने वाला है, तो आप वीडियो को
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को रिपीट करके आप 2-3 बार देखें और कॉपी में इसे साथ के साथ उतारते रहें, पूरा समझते रहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं जो बातें बताता हूँ उसे आप रिपीट करके देखते रहिए। SO2 सल्फर का ऑक्साइड है और सल्फर का यह ऑक्साइड जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है और क्षार NaOH जो उसके तनु विलयन में से घोल करके अलग कर लिया जाता है, हिला करके परतों को अलग कर लेते हैं, तो यह अलग हो जाएगी। SO2 की अशुद्धि जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, अब एथेनॉल की अशुद्धि को हमें दूर करना है। एथेनॉल की अशुद्धि को दूर करने के लिए हम जल जो है उसमें इसे घोल करके और साथ में CaCl2 जो है वो लेकर के और जल में इसे घोलते हुए अलग कर देते हैं। और ईथर की विलेयता जल में कम होती है, एथेनॉल की पर्याप्त होती है, इसलिए अलग परत बना लेगा, तो ये अलग हो जाएगा, इसे अलग कर लेते हैं। अब रही बात वाटर की या जल की, तो उसे आप शुष्क CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवा करके उसे निर्जलीकृत करती है और इस प्रकार से इसका शोधन हो जाएगा। कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी स्टेप में होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए। SO2 को हटाने के लिए क्षार NaOH के तनु विलयन में मिला करके इसे हिला देते हैं, अपने आप ही SO2 जो है वो पृथक हो जाएगा। दूसरा जो है वह है एथेनॉल। एथेनॉल को हटाने के लिए आप इसे पानी तथा CaCl2 में घोल लें, ठीक है, मिला लें, जिससे एथेनॉल जो वो अलग हो जाएगा। अब रह गई नमी या वाटर, तो उसे हटाने के लिए आप शुष्क कैल्शियम क्लोराइड जो है उसमें इसे हिला दें, जिसके कारण H2O जो है उसको वो अवशोषित कर देगा और हमारे पास इस प्रकार से प्योर ईथर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। प्योर ईथर जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 307.6 केल्विन, कितना है 307.6 केल्विन, इसलिए इसे 306 से 308 केल्विन के मध्य, 306 से 308 केल्विन के मध्य और आश्रित कर लिया, आश्रित कर लें और आश्रित करके आप आराम से इसे और प्योर शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा इसे ध्यान से वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा और फिर आप अच्छे से इसे समझ जाओगे। थैंक यू।